हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हमने स्टार्ट किया था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक। उसमें हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के रूल्स के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अभी हम करेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कंसोलिडेटेड कैसे बनाना है होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी का। ठीक है, तो देखिए कंसोलिडेटेड P&L बनाने के लिए पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कंसोलिडेटेड P&L होता क्या है। तो देखिए कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर बाय एग्रीगेटिंग द अमाउंट स्टेट इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग एंड इट्स सब्सिडी कंपनी। मतलब कि ये है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है कंसोलिडेटेड वो कैसे बनाया जाता है, होल्डिंग कंपनी के और सब्सिडी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो चीज़ें जो अमाउंट लिखी हुई है उनको एग्रीगेट करके, मतलब उनको जोड़ करके, ठीक है, दोनों का जोड़ करके साथ में आपको बनाना है। ठीक है, फिर देखिए इसके बारे में हम कैसे बनाएंगे, क्या क्या एडजस्टमेंट हमें कुछ चीज़ों की करनी है। क्योंकि देखिए स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हम बनाते हैं, जैसा कि कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल में बताया गया है। फॉर्मेट तो बिल्कुल वो ही रहेगा, लेकिन उनकी चीज़ों को हमें साथ में जोड़ करके लिखना है और उसके साथ में ही हमें कुछ एडजस्टमेंट को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब वो एडजस्टमेंट क्या क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट जो है वो हमें क्या ध्यान रखनी है, द म्यूचुअल सेल एंड परचेज बिटवीन द होल्डिंग एंड इट्स सब्सिडी कंपनी शुड बी एलिमिनेट। तो देखिए इसमें क्या होगा कि सब्सिडी कंपनी और होल्डिंग कंपनी की आपस में जो एक दूसरे की सेलिंग और परचेज़ होगी, कि सब्सिडी कंपनी होल्डिंग कंपनी से परचेज़ कर रही है और होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी को सेल कर रही है, तो एक दूसरे की जो सेल परचेज़ है वो हमें क्या करनी है, एलिमिनेट करनी है, मतलब हटानी है। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर सेकेंड की बात करें तो द म्यूचुअल एक्सपेंसेस एंड इनकम शुड बी एलिमिनेट। तो एक दूसरे के जो इनकम और एक्सपेंसेस है जो सब्सिडी कंपनी और होल्डिंग कंपनी के एक दूसरे से ही है, ठीक है, कि होल्डिंग कंपनी को सब्सिडी कंपनी को कुछ एक्सपेंसेस पेड करना है या सब्सिडी कंपनी को होल्डिंग कंपनी से कोई इनकम हो रही है, तो एक दूसरे से जो इनको इनकम और एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, उनको हमें हटाना है। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर थर्ड की बात करें, अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द अनसोल्ड स्टॉक ऑफ held out of the mutual sale purchase between the holding and the subsidy company are be eliminate from the consolidated profit। तो देखिए ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट होता है जो कि हमारे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इंक्लूड होता है, और ये जो एक दूसरे की जो सेलिंग और परचेज होती है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी की, उसके कारण से उनके पास जो फाइनल स्टॉक बचता है उस स्टॉक में भी अनरियलाइज प्रॉफिट होता है। तो उस अनरियलाइज प्रॉफिट को भी हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है, अब देखिए होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी को कोई गुड्स बेचा, ठीक है, कोई माल बेचा, तो माल बेचने के बाद वो माल सब्सिडी कंपनी के पास है। अब सब्सिडी कंपनी अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में उस पूरे माल को नहीं बेच पाई और उसके पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच गया। ठीक है, अब देखिए होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी को वो माल भेजा था तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर भेजा था, मतलब कॉस्ट के साथ में अपना प्रॉफिट ऐड करके भेजा था। तो अब देखिए, अब जब हम इन दोनों के कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बना रहे हैं तो अब इसके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड है, अब इन दोनों के बना रहे हैं तो ये अपना प्रॉफिट जो कि अभी तक माल बेचा ही नहीं है, तो ये होल्डिंग कंपनी की ही तो सब्सिडी कंपनी है, तो इन दोनों के एक दूसरे के जो म्यूचुअल ट्रांजेक्शन्स हैं उसकी वजह से अगर कोई प्रॉफिट है तो वो तो हमें हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर वो प्रॉफिट इंक्लूड है। तो इसका जब कंसोलिडेटेड हम बनाने जा रहे हैं तो कंसोलिडेटेड में तो इसी का ही हो गया, तो जो भी मिला ही नहीं है प्रॉफिट तो वो भी इंक्लूड करके क्यों रखना है, इसलिए उसे हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 है, इफ़ द होल्डिंग कंपनी हैज़ रिसीव इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और डिविडेंड ऑन शेयर्स from the subsidiary company and its same has been credited to its profit and loss account, their mutual amount should be eliminated from both sides। देखिए अगर ऐसा होता है कि होल्डिंग कंपनी को सब्सिडी कंपनी से कोई डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव होता है, ठीक है, और इसी तरह सब्सिडी कंपनी को होल्डिंग कंपनी से कोई डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो हमें क्या करना है कि इनके P&L को कंसोलिडेटेड करते समय दोनों साइड से उनको क्या करना है, हटा देना है, क्योंकि इनके दोनों के एक दूसरे के आपस में म्यूचुअल ट्रांजेक्शन्स हैं तो उसको हमें हटा देना है। ठीक है,
फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 है, इफ़ द सब्सिडी कंपनी हैज़ रिसीव प्रेफरेंस शेयर्स टू आउटसाइडर, if the subsidiary company has issued preference share to outsider and dividend is in arrear on these shares, that should be added to minority shareholders interest। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा कि अगर सब्सिडी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर रखे हैं आउटसाइडर को और उनका डिविडेंड एरियर में चल रहा है, तो वो डिविडेंड की जो अमाउंट है वो किस में ऐड कर दी जाएगी, माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट में जोड़ दी जाएगी। ठीक है, और माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट जो है वो इट शुड बी शो इन ऑन द डेबिट साइड इन द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। और ये जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट है उसे हमें कंसोलिडेटेड P&L के डेबिट साइड के अंदर शो करना है। फिर देखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है पॉइंट नंबर 6 बोल रहा है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शुड बी डेबिटेड बाय माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसमें प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो है ऑफ सब्सिडी कंपनी अगर कुछ हो तो उसमें ऐड करना है। इन केस ऑफ लॉस रिवर्स एंट्री शुड बी मेड। अब देखिए जो कंसोलिडेटेड P&L होता है वो डेबिट किया जाएगा माइनॉरिटी शेयर होल्डर के इंटरेस्ट से, और माइनॉरिटी शेयर होल्डर का इंटरेस्ट जो है उसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो होते हैं सब्सिडी कंपनी के वो लिखे जाते हैं, जिसमें प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्या है, इंक्लूड है। और अगर लॉस की कंडीशन होती है तो हमें क्या करना है, इसकी जस्ट रिवर्स एंट्री करनी है। मतलब ये डेबिट साइड की जगह हमें किस साइड लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है। तो देखिए ये था आपके कंसोलिडेटेड P&L बनाने का तरीका। पहला पॉइंट तो एक दूसरे के सेल परचेज को कैंसिल करना है, एक दूसरे में एक्सपेंसेस और इनकम है उसको हमें क्या करना है, हटाना है। ठीक है, फिर अनरियलाइज प्रॉफिट अगर क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड है सब्सिडी कंपनी के या होल्डिंग कंपनी के तो उसे भी हमें क्या करना है, हटाना है। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक दूसरे के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं इन्होंने, तो इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर एक दूसरे से मिल रहा है इनको तो उसे भी हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, क्योंकि एक दूसरे के जो परस्पर बोलते हैं जिसको परस्पर व्यवहार उसको हमें हटाना है। ठीक है, तो ये था पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 में कहा गया कि आपके जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है आउटसाइडर उनका जो भी डिविडेंड एरियर में चल रहा होता है उसे हमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट में जोड़ना है। ठीक है, और माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट जो है वो कहाँ पे दिखाया जाता है, कंसोलिडेटेड P&L में डेबिट साइड में दिखाया जाता है। फिर पॉइंट नंबर जो हमारा लास्ट था 6 वो ये था कि कंसोलिडेटेड P&L में आपको क्या करना है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट को डेबिट में लिखना है। और माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट जो है वो कैसे निकाला जाता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है सब्सिडी कंपनी के वो हमें ऐड करके उसमें लिखने हैं। और इन केस ऑफ लॉस अगर लॉस की कंडीशन हो तो हमें क्या करना है, इसको डेबिट की जगह क्रेडिट करना है। तो ये था आपके कंसोलिडेटेड P&L बनाने का तरीका। अब देखिए कंसोलिडेटेड P&L का फॉर्मेट वही रहेगा जो कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल में बताया गया है। ठीक है, उसी फॉर्मेट में हम उसको बनाएंगे। बस बनाएंगे हम कैसे उसको, कंसोलिडेटेड, जिसमें होल्डिंग कंपनी के और सब्सिडी कंपनी के जो भी ट्रांजेक्शन्स है, जो भी अमाउंट है उनको हमें जोड़ करके लिखना है। ठीक है, और साथ में इन एडजस्टमेंट को भी ध्यान में रखना है कि एक दूसरे के अगर म्यूचुअल ट्रांजेक्शन्स हैं तो उन्हें हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो ये था आपके कंसोलिडेटेड P&L बनाने का तरीका। अब बाकी के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।